शोर। हेलो। यस प्रकाश भाई, गुड आफ्टरनून। ऑल सेट? यस, ऑल वेल। અને YouTube કે YouTube પર લિંક નથી આવી મેં કોઈ ઝૂમ ચાલુ થશે પછી યસ યસ હમણાં રેકોર્ડિંગ માં લાગે હમણાં આ બંધ કરવું છે આપણે રેકોર્ડિંગ હમણાં. स्क्रीन शेयरिंग. हाँ, ये होस्ट बना देना मुझे। हम शुरू से ही इस तरह के एफर्ट्स करने की कोशिश की है हमने इस बार, ताकि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज दोनों का बेनिफिट हो और लार्जर इंटरेस्ट में ये काम हो। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेबर लॉज, आप सब जानते हैं कि इंडिया में पूरी तरह से हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स आ चुके हैं और 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज रिपील होके 4 कोड की एक सूरत ले चुके हैं और उस पे एक्ट भी बन चुका है, राष्ट्रपति ने असेंट भी दे दी है और अकॉर्डिंगली हम नजदीकी भविष्य में नए लेबर कानूनों को उसका हम कंप्लायंस करते हुए नजर आएंगे। और जो अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से हुआ है, अकॉर्डिंगली अप्रैल 2021 में मोस्ट प्रोबेबली सारे लेबर कोड्स को फेज वाइज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। सो लेबर लॉज में पहले कंप्लायंसेस जो हुआ करते थे उसको ईज ऑफ डूइंग पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए काफी ईज किया गया है, आसान किया गया है, ऑनलाइन किया गया है, सिंगल किया गया है और जो एम्प्लॉयर उसे नहीं ठीक से करेगा या उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे एचआर भाई नहीं लेंगे तो ये समझ लीजिए उसमें आप सबने देखा होगा पेनल प्रोविजन बहुत ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में जो लेबर लॉ से जुड़ा हुआ है वो हर एक आदमी अच्छे से ट्रेनिंग ले और कंप्लायंसेस को बेहतर करने की कोशिश करे और नेशन को इसी तरह से एक कंट्रीब्यूट करे। इसके बाद हम अपनी सवानी इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये फरवरी 2022
2020 में हमने लॉकडाउन से पहले इनॉग्रेट किया था। और हमारी कोशिश ये है कि एक सरल और आसान भाषा में जो इतने जटिल कंप्लायंसेस है वो हर एक ग्राउंड की फैक्ट्रीज, एमएसएमई ओनर्स, एचआर फ्रेटर्निटीज, एमएनसीज वो सारी चीजें समझ सकें और इसका ठीक से कंप्लायंस हो। और इस पे हमें जो है वो लिटिगेशन ना हो आगे जाके, और जो भी एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स है वो एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स आज तक जो गवर्नमेंट की इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स है, ईएसआई, पीएफ, एलडब्ल्यूएफ, मैटरनिटी बेनिफिट्स, वो सारी स्कीम्स का हम अच्छे से बेनिफिट्स ले सके। तो ये एक बड़े अच्छे नोबल इंटेंशन के साथ हमने एक इंस्टीट्यूट का, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आगाज किया है। और इसके साथ हमने स्किल डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ रखा है, ताकि हर एक बंदे को, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, उसे अलग अलग कैटेगरी की स्किल की रिक्वायरमेंट है। और हम फॉरेन में देखें तो आप वहाँ पे कोई डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन या और कोई सर्टिफिकेट्स लेके जाते हैं तो उतना वैल्यू नहीं है जितना स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ या स्किल कैटेगराइज एम्प्लॉइज का वैल्यू है। सो हमारे देश में भी स्किल की बहुत जरूरत है और इस दिशा में भी हम बहुत कुछ आगे विजन लेके जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। सो इसमें आप सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए, आपका इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हमारे साथ पूरे पैन इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी जो एक्सपीरियंस है लाइफ के और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो चीजों के हैं वो हम सबके साथ इस प्लेटफॉर्म से शेयर करते रहेंगे। सो गाइज, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप इसमें ट्रेनिंग्स में जो है अपना हिस्सा लेते रहें। हमने देखा कि इंसेंटिवाइज की भारत सरकार ने मुसलसल पिछले 3-4 साल से स्कीम्स बना रखी है ताकि रोजगार जो है उसका क्रिएशन, जॉब क्रिएशन हो। हमने देखा पीएमआरपीवाई, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 3 साल के लिए 2016 में अनाउंस हुई थी। उसके बाद लॉकडाउन के बाद जैसे बूस्टिंग के लिए, रिवाइवल के लिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, जो 6 महीने के लिए इंसेंटिवाइज किया। अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो 2 साल के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग कैटेगराइज इंडस्ट्रीज में इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसकी हम डिटेल में आज जानकारी लेंगे। और आज हमारे साथ जो स्पीकर है, कीनोट स्पीकर हमारे प्रकाश जी कागज वाला, वो मुंबई बेस्ड कंसल्टेंट है और वो टेक्निकली बहुत ही साउंड है। पिछली 2 स्कीमों में भी उन्होंने काफी लोगों को हेल्प की थी और काफी डिटेल में जानकारियां लेते हुए उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया था और हम लोगों ने उनसे काफी मदद ली है। सो प्रकाश जी को आज हमने इसीलिए इनवाइट किया है। इन्होंने इस सब्जेक्ट पे भी बहुत ही कम दिनों में, यानी 31 दिसंबर को हमने देखा कि न्यू ईयर बोनांजा के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अनाउंसमेंट और रिलीज किया स्कीम को। सो सिर्फ 1 और 2 जनवरी उनके हाथ में था और 2 दिन में उन्होंने काफी अच्छा एक पूरा इस पे स्टडी करते हुए आज इस पूरे प्रेजेंटेशन को हमारे सामने रखने वाले हैं। और हमने कोशिश प्रकाश जी को बोल के ये की है कि ये पूरा प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो और एक अंडरस्टैंडेबल हो, साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हो, प्रैक्टिकल पूरा प्रोग्राम रहना चाहिए ताकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ना रहें। और कुछ ऐसे चैलेंजेस हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में ही उसका सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कुछ सीरीज हो, और ताकि हमारे जो कंसल्टेंट फ्रेंड्स है, एचआर फ्रेटर्निटीज है, एमएसएमई ओनर्स है, वो सारे लोग इसको जो है वो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकें। और इसके साथ साथ जो हमारे वर्कर्स भाई हैं उनके हाथ में भी कैश ऑन हैंड ज्यादा आ सके। और मैं प्रकाश भाई को हैंड ओवर करने से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बता दूं कि ये प्रोग्राम का पीपीटी प्रेजेंटेशन हम आप सबको मेल के थ्रू शेयर करेंगे और उसमें जो भी आज एग्जांपल्स वगैरह दिया जाएगा वो आप उसको रेफरेंस बना सकते हैं। दूसरा, क्वेश्चन आंसर विंडो अभी से ओपन हम कर रहे हैं। सो आपके कोई जेन्युइन क्वेश्चंस हैं इस
स्कीम को लेके, तो उसे आप रखें। हम एट द एंड ऑफ द सेशन इसे अच्छे से एड्रेस कर लेंगे। सो प्रकाश भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। यू आर वेलकम, एंड नाउ स्टेज इज योर्स, सर। प्रकाश जी, थैंक यू। Thank you, Sohel bhai, for your warm wishes, and good afternoon to all, and happy new year to all of you. As जैसे सोहेल भाई ने बताया कि इस पेंडेमिक में पीएफ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी दो स्कीम लेके आए हैं अभी। इससे पहले वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना था जो 2016 में स्टार्ट हुआ था, जो अब तक चल रहा है, और दूसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो मार्च 20 से लेकर जुलाई 20 तक था। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने इसको लाभ भी लिया इस स्कीम का। नाउ लुकिंग एट दिस आफ्टर द अनलॉक होने के बाद पीएफ ऑफिस ने अभी एक नया पैकेज लेके आया है जो आत्मनिर्भर भारत योजना, रोजगार योजना है। इस योजना के तहत बहुत सारे छोटे छोटे एम्प्लॉयज जिन्होंने अपना जॉब गवा दिया है या जॉब से खाली हो गए हैं, अभी नए नए जॉब में जाएंगे, जो अपने यूएन नंबर्स ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे, अब उनको पता ही था कि मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या है क्या नहीं, मुझे अभी और जॉब में क्या क्या होगा आगे, उस संदर्भ में लेके नए नए कंपनीज भी अभी छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर्स अपने नया नया बीएफ नंबर भी लॉन्च कर रहे हैं। इस ध्यान में रख के एक अभी नया पैकेज आया है जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार पैकेज। I'm just starting the presentation file. Can everyone see? Is it visible? Hello? Is it visible? Yes, Prakash ji, it is visible. Please carry on. Yeah. आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। या प्रकाश जी। आत्मनिर्भर भारत योजना, ये स्कीम जो है ये फॉर्मल सेक्टर्स के जॉब को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है। ये स्कीम इस स्कीम के तहत ये स्कीम अनाउंस हुई थी 12 नवंबर 2020 को, जिसमें ये बताया गया कि इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम, ये कोविड और पेंडेमिक में जिन्होंने जॉब गवा दिया है उस एम्प्लॉयज को बेनिफिट के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दोनों को बेनिफिट इस अनलॉकडाउन पीरियड में, कोविड-19 के लॉकडाउन में ये स्कीम बाहर आई है। स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? The scheme proposes to incentive employer registered with EPFO, यानी जो एम्प्लॉयर पीएफ में रजिस्टर्ड है और अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, री एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और लो वेज ब्रैकेट है, जिनका हार्डली ब्रैकेट समझो आप 10,000 है, 12,000 बेसिक रखा हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ का एस्टेब्लिशमेंट का बेस रखा हुआ है इसमें। इस स्कीम की वैलिडिटी क्या है? द स्कीम स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2020 एंड विल बी देयर अप टू 30 जून 2021। यानी 1 अक्टूबर 2020 से जो न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन होंगे उनका रजिस्ट्रेशन या नई कंपनी जो रजिस्टर्ड होगी अक्टूबर 2020 के बाद, वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अप टू 30 जून तक ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर 1 जुलाई 21 डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ क्लेम, कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितने कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इट मे एक्सटेंड विच इज नॉट एट फाइनल बट इट मे देखेंगे। द बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, यानी 24 महीने तक इस बेनिफिट ले सकते हैं, नॉट लेटर देन 30 जून 2023। अब स्कीम जब लॉन्च हुई तो उसका डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द स्कीम,
डेफिनेशन में कहा गया है कि न्यू एम्प्लॉय मींस एनी एम्प्लॉय ड्रॉइंग वेजेस लेस देन ₹15,000 पर मंथ। अब वेजेस का डेफिनेशन बोला जाता है कि वेजेस ऑन विच कंट्रीब्यूशन इज पेएबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एम्प्लॉयज पीएफ एक्ट 1952। स्कीम का दूसरा एक है कि who was not working in any of the establishment, एंड मान लो अभी आपने अब तक कभी भी पीएफ के मेंबर बने नहीं, ठीक है, और अभी आपको कहीं से जॉब मिल रहा है कि आप ज्वाइन करो, और आपने अगर समझो 1 अक्टूबर से ज्वाइन किया है, तो ये स्कीम और आपका आधार अगर वैलिडेट है, देन ओनली विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। जिनके पास ऑलरेडी यूएन था और जिन्होंने जॉब गंवा दिया 1 मार्च 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक, और उनका डेट ऑफ एग्जिट इस पीरियड के अंदर अगर रिकॉर्ड हुआ है यूएन के सामने, एंड इफ दे ज्वाइन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 20 और 30 जून के बीच में अगर ज्वाइन करते हैं, तो उस एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर को दोनों को 24% का लाभ होगा। इस स्कीम को बनाने के लिए पीएफ डिपार्टमेंट ने एक रेफरेंस बेस बनाया है, एम्प्लॉय को रेफरेंस बेस बनाया है। रेफरेंस बेस क्या है? रेफरेंस ये बोलता है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम whom the employer was remitted contribution through the wage month of September 2020 before the commencement of the scheme, यानी जिन्होंने सितंबर 2020 में अपना पीएफ का अमाउंट पे किया है, उसी कंपनी को एलिजिबल माना जाएगा इस स्कीम के तहत। इन बिटवीन जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था, तभी भी बहुत सारे मीडियाज में और अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पे ये फ्लैश भी हो रहा था कि सितंबर का पेमेंट आप 15 नवंबर के पहले कर दीजिए करके। In case of ECR for the wage month of September 20, if filed later, the due date will be 15 December 2020, यानी 15 दिसंबर के पहले अगर फाइल किया है तो ही आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपने 0 एम्प्लॉय या 100 रुपीज पे किया रहेगा तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस मंथ में एम्प्लॉय का ECR होना जरूरी है। For new establishment who register with EPFO between 1/10 or 30th June, base of workers shall be treated as 0, यानी उस कंपनी, जो नई कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है EPFO के पोर्टल पे, उसका बेस वर्कर्स विल बी ट्रीटेड एज 0। What is the eligibility criteria of establishment? Establishment जो already registered है before the commencement of the scheme shall have to employ over and above the reference base minimum 2 new employees if the reference base of employees is less than or equal to 50, and minimum 5 employees if the reference base employees more than 50. Those employers who are already registered must continue to employ minimum 2 new employees in specified paragraph 1 in respect of reference based employees, and in para 5 above of the availing the assistance of the scheme in any wage month, यानी in between month में आप 2 employees या 5 employees से ज्यादा होना चाहिए। For the new employees getting registered with EPFO between 30th June, the reference base of employees shall be treated as 0. नए एम्प्लॉयर जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है, they will be treated as 0. If any such establishment registered voluntary with less than 20 employees and continue to maintain less than 20 employees during the validity period of the scheme, such establishment will not be allowed to exit from statutory scheme under the EPF Act, or beneficiaries who receive the benefit shall not be allowed to make establishment working as contractor engage in providing manpower to one or more principal employees shall not claim the benefit of the employer share under this scheme if the same is claimed or received by the principal employer. Any such amount of employer share claim under this shall be liable to be refunded to the central government. इसमें और एक कंडीशन है, if any establishment being a single entity and making compliance for various code obtained by EPFO, then the purpose of counting of 50 and 1000 employees wherever applicable eligible criteria under the scheme of all employees establishment shall be included. यानी आपकी ब्रांच ऑफिसेस में आपने अलग अलग कोड नंबर्स लिए हैं, तो उस कोड नंबर के काउंट भी गिने जाएंगे। प्रकाश जी, जरा ये स्लाइड को थोड़ा वापस एक्सप्लेन करना ना, पार्टिसिपेंट्स का कहना है।
या अभी मान लो जो एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है स्कीम में, तो उसका एक रेफरेंस बेस उन्होंने सितंबर मंथ लिया है। ठीक मान है। लो सितंबर मंथ में आपका बेस होता है 40 एम्प्लॉइज का, मान लो 50 एम्प्लॉइज का है, और आपने 2 न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करवाए अक्टूबर महीने में, तो आपका होता है 52, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। करेक्ट। मान लो आपने और 2 की जगह पे नवंबर में आपने 5 एम्प्लॉय ऐड किए, 2 छोड़ के गए, यानी कितने हुए? 57 माइनस 2, आपने डेट ऑफ लिविंग डाली तो 55 हो गए, तो भी आप एलिजिबल हो जाए, बिकॉज आपका बेस मंथ जो है 50 से ज्यादा है। ओके, सिर्फ मतलब ये एक आपका ये कहना है कि 50 आदमी अगर मेरे पास सितंबर में है हम्म और मैं 5 आदमी से ज्यादा का एनरोलमेंट करता हूं, हम्म तो 55 से मतलब 50 से कम अगर किसी मंथ में चले जाएंगे एम्प्लॉइज, सपोज दिसंबर में, अक्टूबर, दिसंबर में, जनवरी में, हम्म तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में क्या वो एलिजिबल होगा क्या? नहीं, मान लो अभी आपने अक्टूबर नवंबर का पेमेंट आपने कर दिया है, हम्म, अब उसके अंदर जो न्यू ज्वाइनिंग्स रहेंगे या बेस मंथ से भी ज्यादा है, तो वहां पे अभी आगे चल के मैं जो स्लाइड दिखाने वाला हूँ उस ठीक है प्रकाश जी, यू प्लीज कैरी ऑन। हाँ। हाँ, तो ये है कि इन बिटवीन अगर आपका बेस मंथ से अगर कोई भी एक मंथ में ड्यूरिंग दिस 24 मंथ्स के पीरियड में अगर बेस मंथ से कोई कम होता है, तो आपको उस मंथ का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी एक एम्प्लॉयर क्राइटेरिया के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एम्प्लॉयज का भी रखा गया है इसके अंदर। New employee has to be registered for the scheme during the period 1/10/2020 to 30th June। यानी जो एम्प्लॉयज 1 अक्टूबर 2020 में ज्वाइन हुए हैं और उनका न्यू यूएन नंबर है या ओल्ड यूएन नंबर है, ओल्ड यूएन नंबर में अगर मान लो आपकी डेट ऑफ एग्जिट 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर के बीच में है, then only you will be eligible for this establishment। The new employee should have आधार सीडेड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आधार का बेस आधार होना बहुत जरूरी है। The benefit under the scheme shall be paid for the wage month of continues to be employment in any eligible establishment subject to period of maximum 24 months। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो मैंने एक एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ 1 अक्टूबर को, 31 मार्च को मैंने छोड़ दिया जो एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट था, और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में जाता हूँ और पुराने एस्टेब्लिशमेंट ने डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया है और नए एस्टेब्लिशमेंट में आता हूँ, तो मुझे वो बेनिफिट मिलेगा। Any eligible employee under this scheme shall be ineligible if his or her monthly wage exceeds 14,999 at any point of time during the scheme period। यानी 14,999 के ऊपर अगर कोई मंथ में अगर वेजेस जाता है बिकॉज ऑफ एनी एरियस पेमेंट या कोई अगर कुछ ऐड होता है उसके अंदर या डीए बढ़ जाता है या कुछ और ऐड हो जाता है उसके अंदर, तो आप उस स्कीम से बाहर, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। It is clarified that if any new employee is already registered benefit and registered beneficiary and his or employee is eligible to or is availing the benefit for payment of employer share, central government under PMRY PMR scheme। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये थर्ड स्कीम है, पहले आया था प्रधानमंत्री रोजगार, फिर आया था प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, और अगर वो एम्प्लॉय अगर वो बेनिफिट ले रहे हैं तो वो इस बेनिफिट को लाभ नहीं मिल सकता है। अभी दोनों का क्राइटेरिया जानने के बाद कितना अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलेगा? The central government will provide subsidy for 24 wage month in respect of eligible new employees as the following scale. Scale number 1, for establishment employing up to and including 1,000 employees contributing EPF members with UN in the wage month of September 20, the employer and employer share of the contribution as per the statute date applicable to the establishment subject to 24%। यानी जो कंपनी अगर 1000 एम्प्लॉइज के नीचे है उनको 24% दिया जाएगा। This establishment will however continue to get subsidy of employer share even if the number of contributing EPF numbers with UN exceeds 1000। यानी मान लो कोई एक पीरियड में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आता है और मेरे 1000 से भी ज्यादा हो जाते हैं,
जो मैंने बेस मंथ मेरा 1000 का था या 900 था या 800 था, और मान लो कुछ प्रोजेक्ट मैंने कोई कंपनी एक्वायर कर ली और कुछ हुआ और वो एम्प्लॉय यहाँ पे आते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो उस एम्प्लॉय के बेस पे मुझे अगर मेरा 1000 के ऊपर जाए, देन ऑल्सो आई विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. For establishment employing more than 1,000 employees, contributing EPF members with UN in the wage month of September 2020, employees share contribution at the statute rate applicable to establishment subject to maximum of 12%. यानी मान लो मेरा बेस मंथ में 1000 के ऊपर है, 2000 है, 2500 है, और अगर कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन होता है अक्टूबर 2020 के बाद, वो न्यू एम्प्लॉइज का ओनली 12% ऑफ द एम्प्लॉय शेयर will be benefited. Over to Sohail bhai. As Sohail bhai wants to announce something. यस प्रकाश जी, आपने डिटेल्स तो समझाया, इसको हम क्वेश्चन आंसर में भी ले लेंगे. सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि सवानी इंस्टीट्यूट की ओर से एक और इवेंट की जा रही है 7 जनवरी 2021, यानी ये आते थर्सडे को 4 बजे, और अगेन इसका यूट्यूब और फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा. और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम में हमारे जो स्पीकर हैं वो स्टेट वेलफेयर कमिश्नर है गुजरात लेबर वेलफेयर बोर्ड के. सो आपको एक अच्छा मौका है कि आप स्टेट वेलफेयर कमिश्नर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जो LWF स्कीम्स जो है वो स्कीम्स का जितना भी बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉइज को दिलवा सके और हम खुद भी समझ सके, और एम्प्लॉइज का जो रियल वेलफेयर होना चाहिए और ये स्कीम्स का बेनिफिट्स ग्राउंड लेवल तक पहुंचना चाहिए, उसमें आप सभी को ये स्कीम्स को जान के सहभागी बनना है. और ये बता दूं कि ये पूरी तरह से फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो आप सारे ये जो 7 जनवरी है उसको ब्लॉक कर दें और इसका बेनिफिट लें. सेकेंड अनाउंसमेंट है कि ये जो लेबर लॉज रिफॉर्म्स हुए हैं और ये लेबर लॉज के अंदर में क्या क्या नया आया है और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जो चैलेंजेस हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है. गवर्नमेंट इस वेबिनार ये लेबर कोड्स को कब इम्प्लीमेंट करने जा रही है, किस तरह से करेगी, और उसमें काफी सारे इतने ऐसे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे इतने कंफ्यूजन्स हैं, तो उनको समझने के लिए हमने 4 दिन का एक सीजन 2 अनाउंस किया है ऑन लेबर लॉ रिफॉर्म्स 2020. और इसमें मेरा ये आप सभी को अपील है कि जहां जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या शॉप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो या कंसल्टेंट्स के या HR के हमारे फ्रेंड्स हो, उन सबको ये वेबिनार खास करके अटेंड करना चाहिए. ये भी बड़े ल्यूसिड लैंग्वेज में होगा और इसमें करीबन 1.5 से 2 घंटे का हर दिन सेशन होगा, दोपहर को 3 से 4:30 में. स्पीकर्स बहुत ही उम्दा है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतने बड़े बड़े स्पीकर से इंटरेक्शन करने को मिलेगा, जिसमें एडवोकेट SK शर्मा जी हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और ये CBT के मेंबर भी हैं EPFO में. तो वो हर दिन उनका मिनिस्ट्री के अंदर में कम्युनिकेशन होता है, तो हमें जानने को मिलेगा कि किस तरह से ये कोड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किस तरह से हम अपना रिप्रेजेंटेशन रखते हैं. सेकंड, एडवोकेट गिरीश पटवर्धन जी है, जो काफी फेमस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पे, और मध्य प्रदेश में उनका अच्छा प्रैक्टिस है. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और उनका भी सेशन मैंने आगे भी देखा है और काफी अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं. तो इसके बाद हम डॉक्टर मनोज कुमार पांडे हैं, एक्स रीजनल कमिश्नर ऑफ EPFO और सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने लॉयर हैं. सो फ्रेंड्स, आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से एक्स EPF कमिश्नर से आपको एक इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, आप उनसे अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं.
और इसके लिए आज ही आप रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको हमारी फेसबुक और ट्विटर और अदर इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको मिल जाएगी। और आप हमारा फेसबुक पेज को भी लाइक करके रखें ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिले। हमारी saavaninstitute.com जो वेबसाइट है उसमें भी इवेंट्स पेज पे आप जाके अपकमिंग इवेंट्स देख सकते हैं और इसे आज ही रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बाद जो तीसरी इवेंट हमारी होने वाली है वो 26 जनवरी 2021 को है, जब हमारा रिपब्लिक डे के दिन, उस दिन हम सूरत के पुलिस कमिश्नर साहब को इंस्टीट्यूट में ला रहे हैं और उनके साथ हम जो सिविल और क्रिमिनल जितने भी एरियाज है जो एक ह्यूमन टच होते हैं, इंडस्ट्री को टच होते हैं, वो सारे उनसे हम डिस्कशन करेंगे। एक टॉक शो रखा है हमने उनसे, साथ में ट्रैफिक की बातें भी हम उनसे करेंगे, सो ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस हो और जो कंप्लायंसेस है, जो लॉज है, वो सिटीजन अच्छे से समझे। और जो पुलिस के साथ काम करने में हमें कुछ तकलीफें होती है, हरेसमेंट्स होते हैं जो, और अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं, सो वो सारी चीजें हम सर के साथ शेयर करेंगे और सर उसका अच्छे से जवाब देंगे। सो वो पूरा प्रोग्राम भी पूरी तरह से फ्री होगा और लाइव स्ट्रीमिंग होगा, सो आप उसका भी हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। ओवर टू प्रकाश जी। थैंक यू सोल भाई। नाउ अभी हम देखेंगे कि प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट अंडर द स्कीम क्या है। आई एम ऑडिबल? यस प्रकाश जी, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. Eligible establishment shall first register the establishment under the scheme, disclosing the reference base of employees through a link in the employer login on the EPFO unified portal. Secondly, the employer shall ensure that updated ownership return is already filed with the EPFO, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म नंबर 5A. Now the form number 5A includes the bank details, your director details, ये सब होना जरूरी है. Form number 11 is to be filled in before taking any employee in the employment. Now this also might कभी-कभी ये checking हो सकता है PF डिपार्टमेंट जब इस स्कीम की वेरिफिकेशन करेंगे तभी ये फॉर्म नंबर 11 मेंटेन होना चाहिए. The employer of eligible establishment shall register new employee under the scheme during the period 1/10/2020 to 30th June 2021. यानी जो एम्प्लॉय 1/10/2020 के बाद न्यू ज्वाइनिंग्स रहेंगे उनको ये बेनिफिट मिला जाएगा, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा. एनी रिवीजन, करेक्शन, मॉडिफिकेशन इन सच इच्छा शैल नॉट बी अलाउड फॉर क्लेमिंग एनी एनएच बेनिफिट एट एनी फ्यूचर डेट. The ECR for wage month for claiming the benefit under this scheme has to be filed by eligible establishment not later than 60 days of the close of that wage month. If not filed within the mentioned days, then interest and damages will be charged. Wherever employer had filed the ECR for the wage month of October-November prior to deployment of facility for this registration under the scheme, benefits due under the scheme which is already remitted through ECR will be reimbursement or by future adjustment. यानी मान लो आपने अक्टूबर नवंबर का ड्यूज पे कर दिया है तो जो भी एलिजिबल एम्प्लॉइज है उस एम्प्लॉइज के सामने इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा. अब तक इस पोर्टल में अब तक इसका कोई क्लैरिफिकेशन या कोई भी गाइडेंस वगैरह नहीं है कि इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे. एम्प्लॉयर and establishment shall be responsible for the correctness of all the particulars which are submitted for claiming this benefit. यानी कोई भी अगर गलत अपने डिक्लेरेशन दिया या कुछ भी आपने गलत अपलोड किया और बेनिफिट अगर लिया है तो appropriate action will be taken by the EPF department. Along with the ECR claim subsidy for any wage month, the employer shall be required to electronically file, upload a certificate and declaration form as given below. अभी हम एग्जाम्पल्स और इंस्ट्रक्शंस और स्कीम की गाइडलाइंस देखेंगे. यूनिफाइड पोर्टल पे यस्टरडे इवनिंग से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का पोर्टल स्टार्ट हो चुका है. जब भी आप इस पोर्टल को क्लिक करेंगे
तो आपको एक बेस मंथ दिखाई जाएगा कि बेस मंथ कौन सा रहेगा आपका। अगर आपने सितंबर का पैसा अगर भरा है तो सितंबर दिखाएगा, अगर आपने सितंबर का पैसा नहीं भरा है तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बार बेस मंथ आपको दिखाई देने के बाद पोर्टल पे डिपेंड्स ऑन योर काउंट ऑफ एम्प्लॉइज, यू विल सी द वेदर आपका लेस देन 50 मेंबर्स है या इन बिटवीन है या ओवर 1000 है। तो ये चूज करते समय आपको बहुत ही केयरफुली चॉइस करना है कि आपका स्ट्रेंथ कितना है। मान लो आपके ब्रांचेस है और वहां पे आपने डिफरेंट डिफरेंट कोड नंबर्स लिए हैं, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि मेरा अभी का करंट मंथ जो मैं दिसंबर में फाइल कर रहा हूँ वो मोर देन 50 है या 51 से 1000 है या ओवर एंड अबाउट 1000 मेंबर्स है। एक बार डिक्लेरेशन सबमिट करने के बाद देयर इज नो एनी चांस ऑफ रिवोक, यानी आपको वो चेंजेस करने नहीं मिलेगा। वंस द डिक्लेरेशन फाइल होने के बाद आपको ABRY के पोर्टल पॉपअप पे जाके वहां पे एक मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना है। मुझे बहुत सारे कॉल्स आ चुके थे इन बिटवीन ये 2 दिन में कि सर ये तो अभी कौन सा फाइल अपलोड करना है, इसका टेक्स्ट फाइल कैसे जनरेट करना है। ये बहुत ही सिंपल है। आपके जो भी एम्प्लॉयज विद इन द करंट मंथ में है, दिसंबर 2020 में जो करंट मंथ में जितने भी एम्प्लॉयज है, उस एम्प्लॉयज का आपको यूएन का टेक्स्ट फाइल जनरेट करना है। उसमें ना ही हाइफन डालना है ना ही हैश डालना है, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है। सिस्टम अपने आप पॉपअप करेगा कि कितने टोटल रिकॉर्ड्स है, कितने एनोमस रिकॉर्ड्स है और कितने वैलिड रिकॉर्ड्स है। अब यहाँ पे जो एनोमस रिकॉर्ड्स को जो हाईलाइट में अभी जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट पे, यानी मेरा बेस मंथ जो था, मैं वापस दिखाता हूँ। मेरा बेस मंथ अगर 51 से 1000 के बीच में था, ठीक है, तो मैंने एक एम्प्लॉय अपॉइंट किया था जो 52 रिकॉर्ड्स हुआ और एक रिकॉर्ड मुझे वैलिड मिला क्योंकि वो न्यू एम्प्लॉय था। तो वो न्यू एम्प्लॉय मेरा अप्रूव हुआ है। अभी ये न्यू एम्प्लॉय जो था वो नवंबर में था, तो भी सिस्टम ने इसको कंसिडर किया है और इसको अप्रूव कर दिया है। एक बार ये अप्रूव करेंगे देन ओनली द बेनिफिट। अब जो रेगुलर ईसीआर फाइल करते हो और ये एम्प्लॉय मैप जो किया आपने, यूएन जो उसने अप्रूव किया है, वो ही यूएन नंबर आपको वो बेनिफिट के ईसीआर में दिखेगा। अब इस सब्सिडी का रिसिप्ट और सब्सिडी कैसे मिलेगा उसका एक एग्जांपल है। मान लो मिस्टर ए ज्वाइन करता है एक XYZ कंपनी में अक्टूबर 20 में, और XYZ कंपनी जो है वो एलिजिबल है इस बेनिफिट के लिए। अब उसका एलिजिबिलिटी मंथ है अक्टूबर 2020। फर्स्ट मंथ वेज मंथ रिसिप्ट में उसको अक्टूबर 2020 का मिलना चाहिए बेनिफिट। अब मिस्टर ए जो है वो बिलो है 15,000 के वेज मंथ में, so Mr. A will continue to get the benefit up to September 2022. सुहेल जी। यस सर। हाँ, ये अभी स्कीम जो मैंने बताई है ना, ये 30 जून तक 2022 तक था, पर मान लो मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया है तो मेरा हाँ वेज मंथ जो बनता है सितंबर 22 तक बनेगा। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो मिस्टर ए ज्वाइन करता है जनवरी 2021 में, हाँ और XYZ उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है कंपनी की, तो उसका फर्स्ट वेज मंथ होगा जनवरी 2021 और उसको बेनिफिट मिलेगा दिसंबर 2022 तक। करेक्ट। मान लो अगर मिस्टर ए कोई एक एलिजिबल कंडीशन कंपनी में से छोड़ के जाता है और एक मैसेज PQR के वहां ज्वाइन करता है 3 महीने के बाद, तो दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 में अगर छोड़ के गया तो वो जनवरी ही विल अगेन गेट द बेनिफिट फ्रॉम द न्यू कंपनी ऑल्सो, अगर PQR अगर उस बेनिफिट में एलिजिबल है तो। ओके, मतलब वो कैरी ऑन होगा एम्प्लॉय के ऊपर कैरी ऑन होगा। हाँ, Yes. ये कैरी ऑन होगा और जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज है उस एम्प्लॉयज की सैलरी में से आपको डिडक्शन नहीं करना है। ओके, गॉट इट। अगर आपने डिडक्शन किया है, जो भी अक्टूबर या नवंबर में आपको उसका बेनिफिट या एडजस्टमेंट होता है, तो एज पर माय नॉलेज वो आपको उनको रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर सब्सिडी दे रही है।
करेक्ट। ये बहुत ही वैलिड, ये पैरा जो है ना, ये पैरा 3 और 7 ऑफ द स्कीम गाइडलाइंस जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत सारे एम्प्लॉइज कैसे करते हैं कि आजकल बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती है जॉब की और छोड़ के जाते हैं, फिर एक क्वेश्चन होता है कि मैं एलिजिबल, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेनिफिट। करेक्ट। दूसरा है, अभी रेफरेंस बेस ऑफ एम्प्लॉइज का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो वेज मंथ ऑफ सितंबर 2020 है और अपनी डेट ऑफ फाइलिंग इस ईयर अपने 15/10 को कर ली है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इस ईयर वेज मंथ में मान लो 500 है, तो आपका रेफरेंस बेस मंथ बनेगा 500। अब इसमें ये भी देखा गया है, जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा गया कि जहां पे एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय रहते हैं, जिनका हम पीएफ नहीं काटते हैं, तो सिस्टम शायद जो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय अगर आपने अपलोड किया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एनी ऑफ द ईसीआर मंथ में, तो शायद वो भी काउंट लेता है। मुझे कई बार कॉल्स भी आए थे कि सर हमने तो सिर्फ 60 लोगों का भरा था, तो यहाँ पे 64 क्यों दिखा रहे हैं? तो वो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज का भी काउंट गिना जा रहा है इसके अंदर। मान लो एग्जांपल 2 में दे रहा हूं कि मैं वेज मंथ मेरा सितंबर 2020 है, डेट ऑफ फाइलिंग मैंने 16/10 की जगह पे मैंने 15/12 को किया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ईसीआर ऑफ वेज मंथ सितंबर से 500 है। ईसीआर फॉर सितंबर विल बी कंपेयर विद द ईसीआर फाइल विद अप टू 11/11, यानी मान लो मैंने 15/12 को पैसा भरा सितंबर का बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द स्कीम, तो मेरा जो लास्ट ईसीआर फाइल है 9/11/11 का, उस बेस वो बेस ले लिया जाएगा मंथ का। ओके। नाउ दिस पैराग्राफ और ऊपर का जो पैराग्राफ जो मैंने दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे का काम सिस्टम करने वाला है, पर ये सिलेक्शन करते वक्त और ये कंफ्यूजन बहुत होने वाला है, पर इसको बहुत ध्यान से दिखना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग एनी ऑफ द डिक्लेरेशन। एक बार आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया तो अब तक कोई रिवोक का ऐसा कोई पोर्टल पे प्रोविजन नहीं किया गया है। अभी आते हैं काउंट ऑफ एम्प्लॉइज। मान लो मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसके 3 से 4 मैंने सब कोड लेके रखे या ब्रांच कोड लेके रखे हैं, और हर एक मंथ में मैंने कुछ कुछ एम्प्लॉइज मैंने डिप्लॉय किए हैं, तो सिस्टम क्या करेगा, आपको हर एक ब्रांच कोड का भी काउंट बेस बता के आपको बेस वन बताएगा आपको। बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयज ने बेनिफिट, एम्प्लॉय के बेनिफिट जल्दी देने के लिए बहुत सारे ब्रांच कोड भी अप्लाई किए गए हैं, तो वो ब्रांच कोड के एम्प्लॉयज भी इस पैराग्राफ 6 में काउंट किया जाएगा। अब एक बार रेफरेंस, मैं बता रहा हूं कि अभी ये काउंट ऑफ न्यू एडिशनल एम्प्लॉय कैसे दिया जाएगा, कैसे करते ही जो क्वेरीज था कि मैं ज्यादा 2 एम्प्लॉय करूं तो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, 5 एम्प्लॉय करूं तो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, अगर मेरे लेस हो गया तो बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल A1, मान लो एक एस्टेब्लिशमेंट है XYZ, उसने सितंबर मंथ में अपना ईसीआर फाइल किया था 50, बेस मंथ हो गया सितंबर। अक्टूबर में उसने 2 एम्प्लॉय ज्वाइन करवाए, तो टोटल नंबर उसका हो गया था अक्टूबर में 2020 में 52, तो वो एलिजिबल होगा इस बेनिफिट के लिए। एग्जाम्पल 2, एस्टेब्लिशमेंट अगर वेज मंथ 50 है और अक्टूबर में उसका न्यू एम्प्लॉय अक्टूबर में 2020 में 2 थे, पर टोटल जब भी उसने ईसीआर फाइल किया उसमें से समझो एक एम्प्लॉय उसने लेफ्ट कर दिया, उसने लेफ्ट लेट डाल दिया, एक एम्प्लॉय उसने कम डाले 51 पे, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। मान लो मेरा रेफरेंस वेज मंथ में 51 था और अक्टूबर में मैंने 5 एम्प्लॉय मैंने ज्वाइन करवाए, तो मेरा टोटल काउंट बनता है 56, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। मान लो मेरा रेफरेंस वेज मंथ में 51 है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में मेरा 5 एम्प्लॉय मैंने ज्वाइन करवाए, पर जब इस ईयर मैंने टोटल जब ये अपलोड किया वो 54 हुआ, तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी अमाउंट ऑफ बेनिफिट, ये अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो है उसमें एक 2 एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो एक ईसीआर वेज मंथ में 1000 एम्प्लॉइज था, अक्टूबर 2020 में उसको
1005 एम्प्लॉइज हो गए तो उसको 24% वेजेस का बेनिफिट मिलेगा। मान लो एक एस्टेब्लिशमेंट ने सिलेक्ट किया था कि मेरा मोर देन 1000 एम्प्लॉइज है और अक्टूबर में 5 एम्प्लॉय नए ज्वाइन करवाए थे और उसका बेस बनता है 1006 एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1006 बनता है, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा सिर्फ 12% ऑफ द वेजेस, क्योंकि मैंने सिलेक्शन किया था मोर देन 1000 एम्प्लॉइज। अभी जो न्यू एम्प्लॉय के बेनिफिशियरी है उसके एग्जांपल देना है पैरा 2 और 4 में। मान लो मेरा एक यूएन नंबर है और मैंने एग्जिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया एस्टेब्लिशमेंट में 30/12/2019 में और मैंने ज्वाइन किया एक नया कंपनी अक्टूबर 10/20 में और मेरा वेजेस अगर 14,099 के नीचे है, वेदर आई एम एलिजिबल? नो। यानी मेरा अगर लेफ्ट डेट डाला गया है 30/12/2019 और मैं 1 अक्टूबर को ज्वाइन करता हूं तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं ज्वाइन करता हूं 31 एग्जिट मार रहा हूं 31 अगस्त 20 को, जो पेंडेमिक पीरियड का पीरियड दिया गया है 1 मार्च से लेके 30 सितंबर तक, और मैं एक नई कंपनी ज्वाइन करता हूं अक्टूबर 20 में, मेरा वेज मंथ 15,000 है, तो भी मैं एलिजिबल नहीं बनूंगा। एग्जाम्पल B1, अगर मैं लेफ्ट करता हूं 31 अगस्त को और एक नया कंपनी ज्वाइन करता हूं अक्टूबर 20 में, तो मेरा वेज मंथ है 12,000, तो मैं एलिजिबल बनूंगा। अगर मैं एग्जिट करता हूं 30/12/2019 को और एक नई कंपनी ज्वाइन करता हूं 1 February 2020 और उस कंपनी में से एग्जिट करता हूं 31 जुलाई को और एक नई कंपनी ज्वाइन करता हूं 2020 में अक्टूबर में और मेरा वेज जो है वो 14,999 से नीचे है, तो भी मैं एलिजिबल बनूंगा। अब ये एग्जांपल B2 जो है वो उसका अगर प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे उसका कि भाई कौन कौन से कंपनी में से आया था लिंक करने के बाद, तो उसने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन एग्जिट मारा था 30 दिसंबर 2019 को, ज्वाइन किया उसने February 20 बिफोर द पेंडेमिक पीरियड में, उसने लेफ्ट किया पेंडेमिक पीरियड में और एक ज्वाइन किया 1 अक्टूबर 2020 में। सो आप कभी भी आपका जब एम्प्लॉइज जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसका एक बार बिफोर लिंक करने के बाद, लिंक हो जाने के बाद देख लो कि वेदर वो एलिजिबल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मान लो हम एम्प्लॉयर को बोल दिया कि हाँ ये अक्टूबर में ज्वाइन किया है, नवंबर में ज्वाइन किया है और आपने यूएन नंबर लिंक किया है, आपको पता नहीं कि वो कहाँ से आया है, उसका लेफ्ट डेट क्या डाला हुआ है, और आप एम्प्लॉयर को अगर मान लो अपने जो एचआर कंसल्टेंट, एचआर एम्प्लॉयज और जो कंसल्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि अरे सर इसको एम्प्लॉय का बेनिफिट मिलेगा 24% मिलेगा, पर हमें सर्विस डिटेल चेक करनी जरूरी है। बिफोर अपलोडिंग द ईसीआर हमें सर्विस डिटेल चेक करनी जरूरी है और एम्प्लॉयर को ये भी बताना है कि भाई ये एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हम एग्जांपल B2 को फॉलो करें तो सोहेल भाई, दिस वाज द होल स्कीम की गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, इट वाज ग्रेट सेशन और काफी अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन अगेन ये पूरा एक नया सब्जेक्ट है और 2 ही दिन हुआ है, सो काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की ओर से आए हैं और हम इसे 1 by 1 लेके शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपके प्रेजेंटेशन से कुछ समझाऊं, तो एक एम्प्लॉई जो एलिजिबल है और 3-4 महीने के बाद वो किसी और कंपनी में ज्वाइन करता है, तो कोई भी कंपनी वाला उसे इसलिए रख लेगा क्योंकि कंपनी वाले को भी उसमें 12% का फायदा है। तो वो एचआर को ये बताएगा कि भाई मुझे रखने में तुझे भी 12% का फायदा है और उसका एम्प्लॉयमेंट इजीली हो जाएगा और वो 2 साल तक के लिए जहां भी जाता रहेगा वो सारी कंपनीज को भी ये बेनिफिट मिलेंगे। सो अच्छी बात है ये। इसके बाद हम क्वेश्चंस फटाफट ले लेते हैं प्रकाश जी। यस प्रकाश जी, रीएम्बर्समेंट की प्रोसेस क्या होगी जो अक्टूबर नवंबर
में कंपनी ने डिपॉजिट कर दिए हैं, सो उसे थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें प्लीज। सर मैंने ट्राई किया था, जानने की कोशिश भी कर रही थी कि ये रिएम्बर्समेंट जो एडजस्टमेंट लिखा है उनकी गाइडलाइंस में, उसका अब तक कोई क्लैरिटी अब तक आया नहीं, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। तो अभी कैसे एम्प्लॉयर एलिजिबल है कि नहीं है, कोई अक्टूबर में कितने एम्प्लॉय ज्वाइन करवाए हैं, कोई एलिजिबल था कि नहीं, जब तक ये दिसंबर में जब तक ये जो फाइल होगा ईसीआर, तो उस बेस के बाद ही पता चलेगा कि ये रिइंबर्समेंट का क्या प्रोसेस है। मेरे हिसाब से आगे चल के गोइंग इन द कमिंग डेज इसका कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आएगा ही आएगा रिइंबर्समेंट का। और साथ में रीएम्बर्समेंट पहले तो एम्प्लॉयर को किया जाता था, इस बार हाँ एम्प्लॉय को भी करना होगा क्योंकि हमने 2 महीने का उनसे डिडक्शन कर लिया है। हाँ, तो तो यही था कि चीजों में कैसे- पीएमकेजीवाई में बहुत सारे कंपनीज और मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह में है, एम्प्लॉय से डिडक्शन किया और बेनिफिट भी लिया है, और एम्प्लॉयज को मैसेजेस भी गए थे कि अरे मेरा कट गया है, मुझे तो ये बेनिफिट मिलना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपको पता है कि ये एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलने वाला है, तो अगर फर्स्ट मंथ में आपने काटा है तो नेक्स्ट मंथ में उसका डिडक्शन नहीं करना चाहिए। और एक मेरे हिसाब से एक रिकॉर्ड बना के रखो तो अच्छा है कि किन किन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो कभी भी कुछ ऑडिट होता है या लेबर इंस्पेक्टर विजिट करता है, वो अगर क्वेश्चन करता है अदर देन पीएफ इंस्पेक्टर आगे करे इसका क्यों काटा नहीं है पीएफ वगैरह, शायद एम्प्लॉय को पता नहीं है, उसको मालूम नहीं है स्कीम के बारे में, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई तेरे इस स्कीम का जो पीएफ का अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है, और वो पासबुक में शो होगा उनको। ओके। प्रकाश जी, एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि रेफरेंस बेस, जो मैंने जो समझा है कि रेफरेंस बेस में सपोज सितंबर में 50 आदमी का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुआ, सो आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो एलिजिबल एम्प्लॉइज को एनरोल करने के बाद वो लगातार 6 महीने से बेनिफिट ले रहा है, किसी भी वजह से ब्रेकडाउन की वजह से अगर उसका 6 महीने के बाद 40 का स्ट्रेंथ हो गया, इंक्लूडिंग एलिजिबल मेंबर्स, तो उस स्थिति में क्या वो लायबल नहीं हो पाए, मतलब नहीं, एलिजिबल? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो प्रकाश जी, क्या ये ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी कि 6 महीने तक तो हम एम्प्लॉय का पीएफ नहीं जमा करते, काटते नहीं थे, और वही एम्प्लॉय का हम जो है वो 7वें महीने से काटना शुरू करेंगे, तो क्या हम उसे मना पाएंगे एम्प्लॉय को? वो अभी ये अवेयरनेस तो लानी पड़ेगी इस स्कीम की, और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आना ही आना है, क्योंकि ये बिकॉज लास्ट टाइम ऐसा था पीएमआरपीवाई स्कीम में कि रेफरेंस बेस के बाद भी जो एलिजिबल वंस एलिजिबल हो चुके हैं, उन उन मेंबर्स पे बेनिफिट्स पास होता था। लेकिन आप यहाँ पे ये स्कीम को पढ़ के बता रहे हैं कि सितंबर जो बेस मंथ है, रेफरेंस मंथ है, उससे कम स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना चाहती है कि जो ऑलरेडी पीएफ में कंप्लायंस जितने मेंबर्स का हो रहा है, उससे उससे मेंबर्स बढ़ने चाहिए, ना कि उससे कम होना चाहिए। ये इंश्योर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कर रही है। आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे कैसा नहीं है, आत्मनिर्भर रोजगार योजना है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैं एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करूं, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, जो महामारी के पेंडेमिक में जिन्होंने जॉब गंवा चुके हैं, जो अपने स्टेट में अभी भी है, वहां पे भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज कर रहे हैं। जैसे यूपी वगैरह में भी बहुत सारी कंपनीज वगैरह को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, सो दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। करेक्ट। प्रकाश जी, एक और क्वेश्चन लास्ट है कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज आप बता रहे थे कि जो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज हम चालान बनाते वक्त हम फीड करते हैं, तो जैसे 50 एम्प्लॉइज मेरे पास, 950 एम्प्लॉइज पीएफ में कवर्ड है, और 100 एम्प्लॉइज मेरे पास ऐसे हैं जो एक्सक्लूडेड है। सो 1050 एम्प्लॉइज की मेरी यूनिट है। तो क्या ऐसी स्थिति में मैं 24% के लिए क्वालिफाई नहीं होऊंगा? नहीं, क्योंकि आप जब आप सिलेक्शन करते हो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट जो नहीं, मैं रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया, सपोज मैंने इनकरेक्ट सिलेक्शन किया कि 51 to 1000 वाला लिमिट। सो ऐसी सिचुएशन में क्या बेनिफिट पास होगा? नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया कि आपका सिलेक्शन परफेक्टली होना चाहिए। अब तक कोई प्रोविजन नहीं किया गया है इस रिवोक चेंजेस करने के लिए। जैसे आपको पता रहेगा पीएमकेजीवाई में भी ऐसे ही हुआ था, फर्स्ट मंथ में बहुत लोगों ने डिक्लेरेशन दे दिया था,
लॉन्ग हुआ था, बहुत सारे क्वेरीज रेज हुई थी सोशल मीडिया पे वगैरह पे, और बहुत सारे ईमेल्स भी गए थे पीएफ ऑफिस में, सेंट्रल पीएफ ऑफिस, और उसके बाद उन्होंने वापस चेंज करने का ऑप्शन दिया गया था। ठीक है प्रकाश जी, एक और क्वेश्चन ये है कि ये जो अप्रूवल होगा जब एम्प्लॉय का हम यूएन रजिस्टर करेंगे आत्मनिर्भर रोजगार योजना वाले पोर्टल पे, तो वो अप्रूवल ऑटोमेटिक होना है या फिर उसके लिए कैसा रहेगा? नहीं, और एक बार आपने जो टैक्स फाइल अपलोड कर ली तो सिस्टम अपने आप देगा कि कौन से कितने एलिजिबल एम्प्लॉयज होंगे, कितना रिकॉर्ड है आपका, कितने एलिजिबल है, कितने एनोमस है, और डायरेक्टली उसको अप्रूव करना है। कोई भी डीएससी वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना ई साइन करना है। मतलब हमने जो यूएन अक्टूबर 2020 के बाद जनरेट किए हैं एम्प्लॉइज के, वो सारे यूएन को हमको एक बार ये पोर्टल पे जाके अपलोड करना है? ये एवरी मंथ की एक्सरसाइज है कि मान लो आपने अभी दिसंबर 2020 में अपने 55 एम्प्लॉइज का एक ईसीआर बनाया है, करेक्ट, तो आपको एक टेक्स्ट फाइल बनाना पड़ेगी जिसके अंदर सिर्फ यूएन नंबर रहेगा, करेक्ट, उसमें कोई हैश या हाइफन वगैरह डालना है जो हम नॉर्मल ईसीआर में डालते हैं। पे सिंपल टेक्स्ट फाइल नोटपैड अपलोड करना है, पर इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू ज्वाइनीज का ही डालना है, आपको टोटल डालना है, तो ये आपका बेस मंथ जो है वो काउंट गिना जाएगा, तो ही सिस्टम को पता चलेगा कि बेस मंथ क्या है। करेक्ट, करेक्ट। प्रकाश जी, हम पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन कवन जी के ओर से है कि डेफिनेशन ऑफ वेज अंडर सेक्शन 6 जो इसमें कहा गया है वो क्या है? सो मेरे ख्याल में वो एक कॉमन है कि जो हम पीएफ वेजेस जिसको कह रहे हैं, बेसिक डीए, रिटेनिंग अलाउंसेस, और सेक्शन 6, इसमें सेक्शन 6 का दिया कि वेजेस मींस वेजेस ऑन व्हिच कंट्रीब्यूशन इज पेबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द ईपीएफ एक्ट। अगर सेक्शन 6 देखेंगे तो उसमें बेसिक प्लस डे और रिटेनिंग अलाउंस दिया गया है। हाँ, करेक्ट। सो यहाँ पे एक ऐसा है कि मान लो मैंने अगर आप किसी का वेजेस 15,000 डाला है तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया डाला है 14,999। ओके, मतलब 15,000 वाले को बेनिफिट नहीं मिलेगा, 15,000 से नीचे वाले को मिलना है। हाँ। तो 15,000 ग्रॉस सैलरी या 15,000 बेसिक सैलरी? जो वेजेस पीएफ वेजेस बोला गया है यहाँ पे। ओके, सो देखा जाए तो पीएफ वेजेस का मतलब ये है कि हम जो बेसिक उठा रहे हैं, जो हम जिसको पीएफ वेजेस मानते हैं। हाँ, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द रेफरेंस बेस शुड बी टेकन एज टोटल ऑफ पीएफ प्लस एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉइज और ओनली पीएफ मेंबर्स। सो ये आपने क्लियर कर दिया ऑलरेडी कि हाँ, सॉरी, इसमें रेफरेंस बेस में काउंट जो है वो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय को भी लिया जा रहा है, क्योंकि वो एम्प्लॉय काउंट अगर उसने नहीं डाला है, गलती से अगर नहीं डाला है, तो वो जो ईसीआर अपलोड किया है वो ही आएगा। ओके। दूसरा और एक मैं बोलना चाहता हूँ कि मान लो अभी आपको ये स्कीम पता चला और आपने कुछ एम्प्लॉइज को डेट ऑफ लिविंग पेंडेमिक पीरियड में अभी आपने अगर डेट ऑफ लिविंग डाली तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, सो पीछे वाले जो एम्प्लॉइज है जिनका डेट ऑफ लेफ्ट हमने नहीं डाला है, वो अभी डालेंगे तो वो एलिजिबल नहीं है, आपका ये कहना? नहीं। ओके, हो सकता है कि स्कीम को अभी इनिशियल हाँ, ये हो सकता है रिस्पॉन्स है। नहीं, अभी देखो, ये जब भी स्कीम लॉन्च हुई थी तभी ये सब गाइडलाइंस किसी को पता ही नहीं थी, तो कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं कर पाया था कि मैं उस एम्प्लॉय को निकालूं या कोई, क्योंकि जो अनलॉक 5 जब हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट और अपनी इकोनॉमी जब थोड़ा बूस्ट होने लगी, कंपनी जब स्टार्ट होने लगी, तो जो पुराने एम्प्लॉइज थे उन लोगों का बहुत लोग ने ना ईसीआर में 0 डेज करके 0 सैलरी भी अपलोड किया गया है और उनको बाहर नहीं निकाला है, और सेम यूआर नंबर पे कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको। करेक्ट। इसके बाद संजीव का क्वेश्चन है कि वेजेस मींस ईपीएफ वेजेस और ग्रॉस वेजेस, प्लीज क्लैरिफाई। ये तो बता दिया ना, वेजेस एज पर सेक्शन 6, तो बेसिक प्लस ईपीएफ वेजेस को माना जाएगा संजीव। इसके बाद इरफान का क्वेश्चन है कि इफ एम्प्लॉयर गॉट पीएमआरपीवाई बेनिफिट्स, इन दिस केस एम्प्लॉयर विल बी काउंटेड और एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट और नॉट? नो। सो पीएमआरपीवाई में सपोज एम्प्लॉयर को आज की डेट में 10 एम्प्लॉइज पे बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, पहले किसी समय वो 100 आदमी पे बेनिफिट ले रहा था,
सो ऐसे सिनेरियो के अंदर में वो एम्प्लॉयर ही बेनिफिशियल कैटेगरी में नहीं है या वो 10 मेंबर नहीं है? वो 10 मेंबर नहीं है, अगर वो नए 10 मेंबर नहीं, कर ओके। रहे हैं, क्योंकि ईसीआर को जो डिजाइन किया गया है उसके अंदर अगर आप ईसीआर देखेंगे अपलोड करने का, वहां पे PMRY/ABRY बेनिफिट ऐसा किया है। तो जहां पे PMRY रहेगा वहां पे PMRY आ जाएगा, जहां पे ABR रहेगा तो ABRY आ जाएगा। मतलब एक एम्प्लॉई या एक यूएन पे ऑलरेडी PMRPY या PMGKY का बेनिफिट पास हो चुका है, उस पे ये आत्मनिर्भर वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये नहीं, क्लियर है? इसमें सिर्फ PMRY और PMPRY जो बेनिफिट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले को मिल रहा था, और बाद में जो PMRY जो नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट को चालू किया उन्होंने, उस वाले PMKGY तो ऑलरेडी स्कीम बंद हो चुकी है। करेक्ट, करेक्ट। सो वेंकट स्वरा का एक क्वेश्चन है, कैन एम्प्लॉई हैविंग 2 PF नंबर बट ही विल नॉट विड्रॉल, PF इज री रिजेक्टेड इज विड्रॉल। सो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन स्कीम के रिलेटेड नहीं है, सो हम स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। सैलरी 14,999 विल बी बेसिक और ग्रॉस। सो अगेन ये क्लियर हो चुका है कि वेजेस एज पर सेक्शन 6 मीन्स PF वेजेस को ही कंसीडर किया जाएगा। देन क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अबव 50 विल ओनली गेट बेनिफिट और बिलो 50 विल ऑल्सो गेट। सो ये भी क्लियर है कि 50 से कम है तो वहां 2 या ज्यादा एम्प्लॉई आपको एनरोल करने हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है और आप बेनिफिटेड हो पाएंगे। इसके बाद अगेन एक क्वेश्चन है कि establishment already got registered in September 2020 but not having any employee, and so its ECR was not filed till 15th December। मतलब सितंबर का ECR फाइल नहीं हुआ है क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था, therefore it doesn't got registered after 1st October। My question is, participants question is that establishment get benefit under this scheme and what will be treated is reference base? Please clarify, Prakash ji। जीरो एम्प्लॉइज पे कोई रेफरेंस बेस नहीं गिना जाएगा। आई नो ये क्वेश्चन जो है वो कैसा हुआ है कि जो नई कंपनी जब रजिस्टर कर रहे हैं ना, उसमें एम्प्लॉय काउंट जैसे अभी सब जो भी नई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड LLP कंपनीज जो है, वो जब भी इनिशिएट होता है, जब फॉर्म होती है, उसके अंदर एम्प्लॉयज नहीं रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका PF नंबर जनरेट हो जाता है, PSSC नंबर जनरेट हो जाता है। तो कई बार एम्प्लॉयर, अभी जो एम्प्लॉयर है उनको पता है कि एम्प्लॉइज है, पर वो उसकी मैसेज जो है वो पास ऑन नहीं होता है टू द जो ROC वगैरह, जो कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी इंफॉर्मेशन कर रहे, कंपनी फॉर्मेशन कर रहे, उनको बताना चाहिए कि मेरे इतने एम्प्लॉइज है, और उस मंथ का अगर वो जैसे एम्प्लॉय काउंट उनके जो कोड ऑफ अलॉटमेंट आता है तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी आ जाता है। तो वहां पे फिर आप अगर पैसा भर देते हो तो आपको बेनिफिट मिल सकता था। करेक्ट। प्रकाश जी, एक और क्वेश्चन है कि इफ एनी ओल्ड एम्प्लॉय कम बैक इन कंपनी आफ्टर लॉकडाउन पीरियड, यानी कि जून 2020 के बाद कोई पुराना एम्प्लॉय आता है एंड डिड नॉट रीजॉइन हिम एंड डायरेक्टली मेड ए चालान, सो दैट एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल और नॉट। सो रिजॉइन का जो ऑप्शन PF में एम्प्लॉय का UN रिजॉइन करने का ऑप्शन हुआ करता है, वो हमें रिजॉइन करना है या फिर? देखो, इसमें स्कीम में गाइडलाइंस में बोला गया है कि पेंडेमिक पीरियड में जो एम्प्लॉय छोड़ के गए उनका डेट ऑफ लिविंग डालना जरूरी है। अगर रीजॉइन करते हैं तो उनका जब तक मेंबर रजिस्ट्रेशन आप अपलोड नहीं करोगे, उसको अप्रूव नहीं करेंगे, तब तक ECR में आपको कोई भी बेनिफिट का अमाउंट नहीं दिखाई देगा। तो सिंपल हम पार्टिसिपेंट्स को ये बता सकते हैं कि जो मेंबर अप्रूवल की प्रोसेस है वो हर एक एम्प्लॉय की करे, और पोर्टल खुद ब खुद जो है वो अप्रूवल और रिजेक्शन वहां पे शो करेगा। रिजेक्शन के साथ साथ एक रीजन भी हुआ करेगा किस वजह से ये मेंबर या ये UN एलिजिबल नहीं है। सो आगे जाके ये एक बड़ा से जो कंफ्यूजन है या डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। कल मेरे क्लाइंट में ऐसा भी हुआ था, वो एम्प्लॉय ने 4 जगह पे काम किया था, तो जब फर्स्ट UN जब जनरेट किया था उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं डाला था। करेक्ट, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं था और वो एलिजिबल बन रहा था क्योंकि उसने अक्टूबर 20 में ज्वाइन किया था,
पर पोर्टल ने उसको मना कर दिया कि नॉट एलिजिबल। जब हमने सर्विस डिटेल जाके देखा, उस कंपनी में जाके उसका सर्विस डिटेल जाके देखा, तो पता चला कि उसका जब पुराना 2014 के पहले जब वो ज्वाइन किया था, तभी उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं डाला था करके पोर्टल ने उसको इनएलिजिबल कर दिया। यानी आपको जो भी एरर आता है, आपने या जो भी यूएन नंबर लिंक किया है आपके पीएफ के पोर्टल पे, एम्प्लॉयर के पोर्टल पे, वहां पे सर्विस डिटेल में जाके आप चेक कर सकते हो कि वेदर ये एलिजिबल क्यों नहीं हुआ है। दैट इज द ओनली वे ऑफ आई मीन टू से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा वहां पे। करेक्ट प्रकाश जी, मतलब आपको जब भी ज्वाइन होते हैं तो उसे रिज्वाइन फॉर्मेलिटीज, और जब भी लेफ्ट होते हैं तो एग्जिट फॉर्मेलिटीज या उसकी डेट्स अच्छे से मार्क कर दीजिए। ये हम एक मैसेज पार्टिसिपेंट्स को दे सकते हैं। यस। इसके बाद व्हाट अबाउट फॉर December 20 इफ ऑलरेडी पेड? सो प्रकाश जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि रीएम्बर्समेंट प्रोसेस जो है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ जैसे अनाउंसमेंट हुआ है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तीनों महीनों का रीएम्बर्समेंट एम्प्लॉयर को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन, इफ एनी कंपनी रिसीव्ड बेनिफिट एंड एम्प्लॉयर सबमिट द बिल टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर and with bill and also claim for 12%, so eligible। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग अंकित कपासी जी का एक क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बेनिफिट ले लिया है और उसके बाद वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बिल कोट कर रहा है, जिसमें वो एक के हिसाब से 12% कोट करके बिल भेज रहा है। सो ऐसी स्थिति में क्या वो कॉन्ट्रैक्टर और क्या सिनेरियो होगा, प्लीज स्पेसिफाई। ये स्कीम में ऑलरेडी बोला गया कि वर्किंग एज कॉन्ट्रैक्टर engage in providing any manpower to one or more principal employer shall not claim the benefit of employer share under this scheme if the scheme is claimed or received from the principal employer. Any such amount of employer share claimed under this shall be liable to be refunded to the central government. अगर मान लो आपको कुछ employer share आता भी है तो आपको वो रिफंड करना पड़ेगा। ओके, मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्शन नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर को जो बेनिफिट मिला हुआ है उसके लिए, करेक्ट? यस यस। ओके फाइन। इसके बाद हम देखते हैं और क्वेश्चंस भी हैं। इफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पीएफ रीएम्बर्स टू द कॉन्ट्रैक्टर, इन दिस केस कॉन्ट्रैक्टर क्लेम दिस स्कीम बेनिफिट। तो ये उसी सवाल में मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिया है। इसके बाद चंदन जी का एक क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय हैड ऑलरेडी अवेल्ड द 36 months of PMRPY benefits. He had left the established company between the period 1st March 2020 to 30th September. Now joins new company or same company with wages below 15. Can he get benefit under the new scheme? So मेरे ख्याल में चंदन जी ये प्रकाश जी एलिजिबल नहीं होगा ना ऑलरेडी? नहीं, उसने देखो पीएमआरवाई बेनिफिट ऑलरेडी इसका खत्म हो चुका है पीरियड। यस यस 36 मंथ्स का। हाँ 36 मंथ का पीरियड खत्म हो चुका है, उसके बाद वो पेंडेमिक पीरियड में लेफ्ट हो चुका। हाँ, और अभी नए कंपनी में ज्वाइन कर रहा है 1 अक्टूबर को, और अगर उसकी वेजेस जो है 15,000 से नीचे है, मेरे हिसाब से यस होगा ये। क्योंकि प्रकाश जी ये ऑलरेडी इस यूएन पे गवर्नमेंट ने 36 मंथ्स के लिए बेनिफिट पास किया है, मतलब उसने छोड़ दिया ना, वो कंपनी छोड़ दी है उसने। ओके, और नया एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। स्कीम का दो ऑब्जेक्ट है, एक तो न्यू जॉब क्रिएशन और एक है रिवाइवल जो रीइंस्टेटमेंट है। सो ऐसे एम्प्लॉयज जिनका जॉब वो छूटा है या अनएम्प्लॉयड हुए हैं, सो उनके लिए भी ये बेनिफिट्स है। सो आप सही फरमा रहे हैं कि उसको बेनिफिट मिल सकता है। फिर भी मैं चंदन जी को गाइड करूंगा कि आप जब भी उसका मेंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो अप्रूवल और रिजेक्शन में आपको आ जाएगा। और भी एक चीज है, अगर मान लो आपको ये स्कीम में नहीं जाना है, देयर इज नो कंपल्शन कि आपको ये स्कीम में रजिस्टर करना है। मान लो अभी आपके पता है कि बहुत सारे कंपनीज जो है पता चला कि भाई ये बेस मंथ मेरा जो है उससे मैं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं करने वाला हूँ या कुछ है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको करना ही करना है। करेक्ट करेक्ट। 4-5 क्वेश्चंस और हैं तो हम थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू एक्सक्लूडेड प्लस कवर्ड और ओनली कवर्ड एम्प्लॉइज। एक्सक्लूडेड प्लस कवर्ड एग्जैक्टली, क्योंकि मेंबर्स बताया गया टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स। और अगर इसमें कोई चालाकी करके
कम स्ट्रेंथ बताता है और फिर भी इंस्पेक्शन या किसी और एरिया से वो पाया जाता है कि इन्होंने गलत बेनिफिट लिया है, सो उस तो एम्प्लॉयर वो को सेंट्रल गवर्नमेंट पीएफ ऑफिस विल लाइबल टू रिकवर दैट ड्यूज, जैसे पीएम वो विद इंटरेस्ट एंड रिकवरी डैमेज, आई थी। हाँ हाँ वो फॉल्स सबमिशन का प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। हाँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है मकरान जी का कि इन दिसंबर 2020 वी हैव कवर वन एस्टैब्लिशमेंट इन वॉलंटरी कवरेज बेसिस, इज इट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम? रजिस्ट्रेशन कौन से मंथ में है? दिसंबर 20 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है। हाँ दिसंबर 20 में रजिस्ट्रेशन लिया है ना। कितने एम्प्लॉयज का लिया गया? मान लो मैंने 5-6 एम्प्लॉयज का लिया है, 5 to 10 बिकॉज वॉलंटरी कवरेज है। तो वॉलंटरी कवरेज में मैं 5 से नीचे नहीं जा सकता हूँ, या तो 5 रख सकता हूँ या 5 से ज्यादा कर सकता हूँ। और मतलब 20 से, रेफरेंस बेस उनका दिसंबर बन जाएगा, रेफरेंस मंथ। हाँ रेफरेंस बेस दिसंबर बन जाएगा। पर ओके, तो दिसंबर में इन्होंने वो 5 दिसंबर किया में तो रेफरेंस बेस उसका 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 0 दिखाएंगे। ओहो, सो इसका मतलब ये है कि दिसंबर महीने में जो 5 आदमियों पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, उन सारे एम्प्लॉइज पे इनको बेनिफिट मिलना है। यस, ओ, प्रोवाइडेड वेजेस जो है वो 14,999 के नीचे है। और इवन वो 5 से कम भी करेंगे तब भी मिलेगा, बिकॉज रेफरेंस बेस जो है उनका 0 मेंबर्स है। नहीं, 5 से कम नहीं कर सकते हैं। 5 से कम नहीं कर सकते हैं, ओके फाइन, नहीं। ठीक है। इसके बाद हम सलमान जी का एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कि वी हैव ओनली 2 एम्प्लॉई, बोथ आर रजिस्टर्ड इन पीएफ वॉलंटरीली, shall he be eligible for ABRY? अगर वो देखना पड़ेगा सिस्टम उनको एलिजिबल कर रहा है कि नहीं, पहले तो एम्प्लॉयर पोर्टल पे। देखिए 50 से नीचे एम्प्लॉई पे आपको 2 नए एम्प्लॉइज या 2 नए डिप्लॉय जॉब करना ही है, करने हैं, करेक्ट? जॉब क्रिएट करना है, यस। हाँ, तो 2 से ऊपर अगर वो 4 एम्प्लॉई का चालान भरते हैं तो मेरी समझ से उनको बेनिफिट मिलेगा। मान लो उनके अपॉइंटमेंट डेट उनकी 1 अक्टूबर है, तो बेनिफिट मिल सकता है। वो पुरानी अपॉइंटमेंट डेट है तो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली गॉट इट। श्याम जी का एक क्वेश्चन है कि आवर एस्टैब्लिशमेंट फाइल ईसीआर फॉर 50 एम्प्लॉइज इन द मंथ ऑफ सितंबर 20 and we have added 2 employees in the month of October and 3 employees in the month of November, so can we are eligible? यस, दिसंबर में अगर उनका जो ईसीआर का स्ट्रेंथ जो बनेगा वो 52 55, 3 एम्प्लॉय ना, 55 से नीचे नहीं जाना Yes, चाहिए। करेक्ट, तो उनको बेनिफिट मिलना है ना? यस, ओके, मतलब दिसंबर से उनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। Our 25 employees in the month of September, October 28, November 27, December, so बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अगेन कि ग्रेजुअली जैसे ही आप 5 या उससे ज्यादा मैन पावर जॉब क्रिएट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलना है। आई विल जस्ट से कि ये जो स्कीम जो है ना, ये प्योरली रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्कीम बनाई गई है, जिसके अंदर जो पुराने एम्प्लॉयज है उनको कोई बेनिफिट नहीं है। ओनली न्यू एम्प्लॉयज को और न्यू कंपनीज जो जनरेट होगी 1 अक्टूबर के बाद, उस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को वो बेनिफिट मिलेगा। और पुराने एम्प्लॉइज वो जिनका पैंडेमिक के अंदर में हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। पेंडेमिक में अगर छोड़ के गए हैं, वापस रीजॉइन है, उनको मिलेगा। जो एग्जैक्टली, है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। गॉट इट। और एक चीज है, और एक चीज मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया है और जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो एम्प्लॉय बिटवीन दिस 24 मंथ्स के पीरियड में कोई भी फाइनल विड्रॉल नहीं कर पाएगा। सॉरी, आप इसे थोड़ा रिपीट करेंगे इस बात को? यानी जो एम्प्लॉयज कंपनी ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया है, वॉलंटरी समझो, मानो मैंने नवंबर में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, और मैंने 5 एम्प्लॉयमेंट नए किए और मेरा एलिजिबल मिला, मुझे अमाउंट मिला। अब मान लो एक 24 मंथ्स के पीरियड में, मान लो एक 9 महीने के बाद मैं कुछ एडवांस या मैं या छोड़ के जाता हूं, तो मुझे फाइनल विड्रॉल नहीं मिलेगा। एडवांस क्लेम नहीं कर सकते हैं जो वॉलंटरी कवरेज के केसेस में या रेगुलर केसेस में? वॉलंटरी कवरेज के केसेस में। ये क्लोज डाला हुआ है क्या स्कीम में? यस। ओहो, सो जो कंपनीज ऐसी है कि वो चाहेगी कि हम वॉलंटरी कवरेज कर लें और 2 साल के बाद इसका या 2 साल के दौरान इसका बेनिफिट लेके कुछ एडवांस क्लेम कर लें, सो इसको रोकने के लिए ये मेरा जो स्लाइड मैंने जो बनाया है क्राइटेरिया ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के 3rd पॉइंट जो है, मैं अभी शेयर करता हूं वापस।
और पार्टिसिपेंट्स में बता दूं कि ये जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो हम आप सबको ईमेल पे शेयर करने वाले हैं, सो आप इसका फोटो यहाँ ना पे लेके देखिए आराम ये से। थर्ड पॉइंट जो है, फॉर जी, न्यू एस्टेब्लिशमेंट गेटिंग रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ बिटवीन 110 to 38 June, the reference base of employees shall be treated as zero. If any such establishment registered voluntarily less than 20 employees, यानी मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ 19 employees तक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, and continues to maintain less than 20 employees during the validity period of the scheme, such establishment will not be allowed to exit from statutory scheme. यानी मान लो मैं अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, अचानक मेरा धंधा बंद हो जाता है और मैं बोलता हूं कि मुझे इसमें से एग्जिट करना है, तो वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये वॉलेंट्री कवरेज को डिकोड नहीं कर सकते हैं आपका कुल मिला। हाँ, यस, एंड बेनिफिशियरी हु रिसीव द बेनिफिट shall not be allowed to make final withdrawals under until expiry period of 2 years after validity period of the scheme. ओ, क्लियर है प्रकाश जी, आपने क्लियर कर दिया कि इन बंदों पे आपको बेनिफिट नहीं मिलना है। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। एक दो क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हम ले लेते हैं। पेंडेमिक में जॉब लेफ्ट करी होय, गुजरातीમાં ક્વેશ્ચન છે આપણા ગુજરાતી ભાઈ છે। પેન્ડેમિકમાં જોબ લેફ્ટ કરી હોય પણ યુએન 2014 માં જનરેટ થયું હોય એને બેનિફિટ મળશે। સો લેફ્ટ ડેટ નાખેલી હશે અને ઓક્ટોબર ની જોઈનિંગ હશે તો જ મળશે। ઓકે પેન્ડેમિક પીરિયડ છે 1 માર્ચ થી લઈને 30 સપ્ટેમ્બર। गॉट इट। 40 एम्प्लॉय, अच्छा इसके बाद पेंडेमिक तो अभी भी है प्रकाश। पेंडेमिक है पर सर अभी तो बहुत सारे सर खुल गया ना, अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज रजिस्ट्रेशन कर रही है। यस। सो गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर में इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि मार्च से लेकर सितंबर के बीच में इस पीरियड को पेंडेमिक माना जाएगा, और इस पीरियड में जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं और जिनका डेट ऑफ एग्जिट है उनको आप रिजॉइन करने पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। 40 एम्प्लॉयज, एक और क्वेश्चन है, 40 एम्प्लॉयज इन बेस मंथ, नाउ न्यू 10 एडेड इन 5 लेफ्ट, हाउ मेनी गेट बेनिफिट इन दिस केस? 40 आदमी बेस 10 एडेड कौन से मंथ में 10 ऐड किया है? वो सपोज इन्होंने दिसंबर में किया है, दिसंबर में किया तो लेफ्ट एम्प्लॉयज का कौन से लेफ्ट एम्प्लॉयज रहेंगे फिर वो? इसके दूसरे महीने में लेफ्ट हुए, सपोज हम मानते हैं कि 40 थे, 50 हुए, 40 अभी यानी 40 और 45 यानी 45 हो गए समझो। मिलेगा। यस व्हाई नॉट, यस, 2 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट किया, मिलेगा। करेक्ट। इसके बाद है इन माय एस्टैब्लिशमेंट बेस लेवल एज पर सितंबर 2038 शोइंग ऑनलाइन पोर्टल बट टोटल एम्प्लॉइज 150 इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा तो नहीं है, ओनली पीएफ मेंबर्स को कंसीडर करना है। क्वेश्चन समझा नहीं क्या ये मतलब सितंबर 20 के अंदर में इनका पीएफ मेंबर है 38। ओके, ठीक है, यानी 50 से कम है। अब ऑनलाइन में, ऑनलाइन पोर्टल के अंदर में इन्होंने 150 आदमी दिखाया है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज, तो इनके बेनिफिट्स इनको मिलेगा। 38 में से 150 यानी टोटल मेरे मेंबर्स हो गए 150 मेंबर्स हो गए ना मेरे तो। यस करेक्ट। हाँ तो मिलेगा ना बेनिफिट मिलेगा। यस, मैं एक ईसीआर अपलोड કરી હતી નવેમ્બરમાં। આપણા ગુજરાતી ભાઈનો પાછો ક્વેશ્ચન છે, નવેમ્બરમાં 4 એમ્પ્લોઈઝ અને ડિસેમ્બરમાં 3 હતા, તો પણ બેનિફિટ મળ્યો છે, આજે ચેક કર્યો છે। मतलब वो बताना चाहते हैं कि जो है वो मेरा बेस मंथ से मैं कितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं मुझे मिलने वाला है। ओके। प्रकाश जी क्वेश्चन कॉमन आ रहे हैं, सो मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं कि वॉलेंट्री कवरेज इन डिसंबर 20 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 2 फ्रेश एम्प्लॉय, सो व्हाट वेदर एलिजिबल फॉर ABRY? या वॉलंटरी कवरेज जो है उसमें स्ट्रेंथ 2 ही है और फ्रेश है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी 110 है और कहीं से भी उसने उसका पुराना यूएन किधर भी नहीं है। आपने अगर लिंक किया हुआ यूएन में उसका डेट ऑफ लिविंग अगर डाला है पेंडेमिक पीरियड में तो मिलेगा बेनिफिट उसको। हाँ प्रकाश जी, इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 16,000 किसी की तनख्वाह है
और उसके डेज कम है, तो सपोज उसकी तनख्वाह हो गई 8,000, तो ऐसे सिनेरियो में उसे मिलेगा? नंबर ऑफ फुल प्रेजेंट डेज है। मान लो कहने का मतलब उसका 50% सैलरी चल रही है आज की तारीख में। पेंडेमिक में बहुत सारे एम्प्लॉयर अभी 50% सैलरी कर रहे हैं, मिलेगा नहीं ना नहीं, बेटा? वो क्वेश्चन नहीं है। जनरली डेज जो हमारे रिड्यूस होते हैं, मेरे ख्याल में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 16,000 उनका तनख्वाह है। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा है, फॉर फुल प्रेजेंट डेज बट इन एनी मंथ एम्प्लॉय प्रेजेंट इज 50, इज 50% प्रेजेंट, सो बेनिफिट और नॉट? नहीं, 90 डेज रहेगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और नहीं, प्रकाश जी, एक एक अभी भी डाउट बना हुआ रहेगा कि ये ग्रॉस वेजिस पे है या पीएफ वेजिस पे, क्योंकि वेज डेफिनेशन नो डाउट स्कीम में क्लियर है, लेकिन पीएमआरपीवाई स्कीम के वक्त हमने देखा था कि फिर ग्रॉस वेजिस पे इन्होंने जो है वो कंसीडर करते हुए 15,000 से ऊपर वालों को बेनिफिट पास नहीं किया था। सो मेरे ख्याल में ये जो ईसीआर हम अपलोड करेंगे दिसंबर महीने की, तो इसमें ये एक डाउट उसमें क्लैरिटी, बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। यस यस यस। क्वेश्चन अभी लिया गया, आई थिंक 24 मंथ्स के क्लॉज समझ आ गया, बट व्हाट अबाउट अदर बेनिफिट्स ऑफ एक्सीडेंट, डेथ बेनिफिट्स एंड सो ऑन? जो बेनिफिट है वो तो मिलने वाला है उसका, उससे वो बेनिफिट से उसका कोई लेना देना है ही नहीं ये स्कीम से। एग्जैक्टली, जो अदर बेनिफिट्स है आउट ऑफ दिस स्कीम, वो हाँ। अपनी जगह बने रहेंगे। हम्म। जी जी। सो प्रकाश जी, आपने काफी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस किया, और आपने आज हमारे ऑडियंस को काफी अच्छे से इस स्कीम को प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया है। मेरे ख्याल में हमारे साथ 3 जो महारथी हैं वो जुड़ चुके हैं। एपिलपा चेयरमैन हिरेन भाई छेड़ा, लीडिंग लेबर लॉ कंसल्टेंट ऑफ मुंबई, एंड एडवोकेट गुलजीत सिंह लुगानी जी थाने से जुड़े हैं, और नो डाउट हमारे आज के दोस्त जेनिल जी हमारे साथ है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर्दे को उठाइए और अपना दीदार कराएं, और हमारे आज के ऑडियंस को इस स्कीम के बारे में और आने वाले जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हिंट दें, और इस सेशन को इसके साथ हम फिर समाप्त कर सकते हैं। जी हिरेन भाई प्लीज। प्रकाश जी, थैंक यू। इतने शॉर्ट टाइम में एकदम बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन था आपका। थैंक यू वेरी मच सर। एंड यू से अभी भी सब जगह पे क्वेश्चन होना तो रहेगा ही, तो टू थिंक ऑफ एचआरए छोड़ के गिना करो, नहीं तो कन्वेंट सेलर्स को भी रिलीज पकड़ लेंगे और 15,000 के ऊपर दिखा के आपसे वापस पैसा मांग लेंगे दोनों से। तो बेटर इज ग्रॉस को ही डिमांड में एचआरए छोड़ के। ओके ओके, मतलब पार्टिसिपेंट्स, हिरेन भाई ने एक बहुत अच्छी बात क्लियर कर दी कि पीएफ वेजेस जो है अंडर सेक्शन 6, जो हम पीएफ वेजेस मान के और जो बंदे जो 15,000 से ऊपर ले रहे हैं उन पे भी अगर बेनिफिट लेते हैं, सो वैसा ना करें आप, हो सके वहां तक, क्योंकि अलाउंसेस की झंझट सारी आ जाएगी, और हो सके तो आप ग्रॉस वेजेस को ही कंसीडर करके आगे बढ़े। एचआरए निकाल दो। एचआरए निकाल के, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एचआरए को छोड़ के जितने भी अलाउंसेस है उसको पीएफ वेजेस माना जाएगा। यस सूरी साहब, आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज हमारे पार्टिसिपेंट्स को। प्रकाश आगे जो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मगर वो मेरा एक ही डाउट है कि ये जो उन्होंने सेक्शन 6 का डेफिनेशन बताया वो तो अप्रैल से लागू होगा, जो आपने बोला है कि अदर अलाउंसेस एंड ऑल दैट। अभी जो प्रेजेंट पोजीशन ये है, इट इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ अदर अलाउंसेस एक्सेप्ट एचआरए। तो वो वेजेस जो है अगर एक्सीड होती हैं 15,000 के ऊपर तो उनको नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है मुझे। करेक्ट करेक्ट। लुगानी साहब, आपके कुछ शब्द, कुछ लाइंस। लुगानी जी, आप हमें सुन रहे हैं? लुगानी जी के पास हम वापस आते हैं। जेनिल, कोई ऐसा क्वेश्चन छूटा हो या कोई ऐसा डाउट हो, आप कुछ करना चाहें? सर, प्रकाश जी ने बहुत ही मतलब उम्दा एकदम डीपली स्टडी करके समझाया है। तो इसमें एक गूगली पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। सो बेसिकली जो भी आपका एलिजिबल एम्प्लॉइज है हु इज गेटिंग बेनिफिट अंडर दिस स्कीम,
एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो बंदे का सैलरी क्रॉसिस 14,999 तो सब्सिक्वेंटली वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा. सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट. आई थिंक आई शुड हाईलाइट दिस थिंग. ये एक्चुअली मैंने बताऊं ये 14,999 का क्यों ने रखा है पता नहीं. जब स्कीम में प्रोविजन है 15,000 का, स्कीम पीएफ में प्रोविजन 15,000 का है, तो 14,999 क्यों रखा गया है? मतलब ये बात ऐसी है कि 15,000 सैलरी वाले हैं, पीएफ के जितने भी क्राइटेरिया में आने वाले मेंबर्स हैं, वो हो सकता है कि उन्होंने पोर्टल से देखा हो कि बहुत सारे हैं तो 4,999 करके. पर सर अगर आप 14,999 को इंटू 12% करेंगे तो भी 1,800 तक जा रहा है राउंड ऑफ करके. करेक्ट. तो ये एक हो सकता है कुछ फंड बचाने का तरीका हो. उनके पास धीरेन भाई जैसा एडवाइजर होगा स्कीम तैयार करने के टाइम. सर 1 रुपए में क्या बचा पाएंगे? पर अरे 1 रुपये वाले, क्योंकि किसी की तनख्वाह 15,000 तनख्वाह वाले लोग बहुत सारे होते हैं, किसी की तनख्वाह 14,999 नहीं होती है. सो इन्होंने किसी ने बहुत अच्छी गुगली फेंकी है ताकि सरकार का बचत भी हो जाए और ये एक अच्छा मैसेज जाए. यस सर. सर अगर मैं सेक्शन 6 को बोलूं कि मैं 15,000, मान लो मेरी ग्रॉस मेरी 50,000 है या कुछ है, मैं पीएफ विजिस मेरी 15,000 है, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा ही नहीं. करेक्ट. वही मैं बोल रहा था कि वो नहीं मिलेगा. जिसने भी डिजाइन किया वो आता में रहेगा पहला. यस सर. यस सर. सो फ्रेंड्स, काफी सारे पैनलिस्ट के साथ भी बात हुई और मैं आशा रखता हूं और मैं यहाँ से उम्मीद रख के जाता हूं कि आपको काफी कुछ प्रकाश जी के प्रेजेंटेशन से जानने को मिला होगा और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कि दिसंबर का आप जल्द से जल्द ईसीआर फाइल करें और जो कुछ और डाउट्स है वो प्रैक्टिकली आप उसे समझ के वो वहीं के वहीं क्लियर आपके हो जाएंगे. फिर भी अगर बहुत ज्यादा डाउटफुल रहेगा तो अगेन हम कोशिश करके एक और नए स्पीकर के साथ इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे और इसको ज्यादा प्रैक्टिकल और बनाने की कोशिश करेंगे, लाइव डेमो के साथ आने की कोशिश करेंगे. सो तब तक आप अपने क्वेश्चंस को गैदर कर रखें. आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी कमेंट्स डाल सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो. और मैं वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी इवेंट्स वाली जो पेज है फेसबुक पे और यूट्यूब पे और इसके साथ हमारी वेबसाइट पे, उसको आप चेक करते रहें, उसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आप अपने आप को लेबर लॉ में एक अच्छा सा ट्रेंड बना ले, ट्रेनिंग एक अच्छी सी ट्रेनिंग ले ले और आने वाले दिनों में जो कंप्लायंसेस का गवर्नमेंट का अप्रोच है उसमें आप एक सहभागी बने, एक स्टेक होल्डर्स की भूमिका निभाएं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स एम्प्लॉइज तक पहुंचे, उसकी कोशिश जो हमारी ये मुहिम जो है उसमें आप भी सहभागी बने. थैंक यू सो मच प्रकाश जी, वंस अगेन जैनिल जी, सूरी साहब, थैंक यू वेरी मच सर. हिरेन भाई, लुगानी जी, हिरेन भाई, थैंक यू जैनिल. Thank you so much for coming and gracing the event. Thank you so much. Bye bye. बाय सर. थैंक यू प्रकाश. थैंक यू सर.